आज हम अमेरिका की सुपर पावर जो बाइडेन साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। इनका जो सोच है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, दुनिया को बचाने का जिम्मेवारी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया है। यह शुरू काल से ही था। राष्ट्रसंघ था, आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, लेकिन राष्ट्रसंघ था उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया था। आज जिस तरह से दुनिया को 2-3 देश मिल करके बर्बाद करना चाहते हैं, विश्व की सारी व्यवस्थाएं को चौपट करने के लिए तुला हुआ है, और इसमें है सबसे अधिक रूस और किम जोंग, और उसका दुरुपयोग चीन कर रहा है। बहुत पहले ही एक कानून बना था, एक नियम बना था, एक आम सहमति बनी थी, जो विश्व के छोटे छोटे देश का सहयोग होना चाहिए और उसमें व्यापार होना चाहिए। उसे अगर किसी छोटे से देश का आर्थिक विकास रुक गया है तो उस पर सहयोग करना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए। लेकिन समय बदला, उसमें रूस भी उसका हिस्सा था, अमेरिका भी था, चीन भी था। लेकिन 14 में रूस को अलग कर दिया गया। अब इसमें चीन का सुपर पावर चल गया, चीन का विस्तारवादी नीति चल गया, और आज विश्व के छोटे छोटे देशों को उसमें व्यापार भी चलता है चीन का, और वह देश के संप्रभुता को, उसकी सरकार को भी चौपट कर रहा है आज। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। श्रीलंका में आपने देखा किस तरह से वहाँ के नागरिक सड़क पर उतरे, वहाँ का बंदरगाह, वहाँ का ज़मीन श्रीलंका का, उसको लीज पर ले लिया। लीज पर क्या ले लिया? उसके वह कर्जा नहीं वापस किया सूद समेत, तो उसकी ज़मीन पर उसके बंदरगाह को कैप्चर कर लिया। यही पाकिस्तान का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का वही होगा। लेकिन और विस्तारवादी नीति आज चीन इसलिए विश्व में अपना धौंस जमा रहा है, जो उसका प्रत्येक देश में व्यापार होता है, वह प्रत्येक देश में व्यापार करता है, उससे बहुत अधिक पैसा आता है। उसी पैसा का दुरुपयोग वह करता है, उस देश में कर्जा भी देता है, अपना विस्तारवादी नीति को भी अपनाता है। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने दुनिया को बचाने के लिए एक G7 का मीटिंग बुलाए। G7 का मीटिंग में विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली देश हैं। इसमें फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, जापान भी है, और इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को विशेष रूप से बुलाया गया, क्योंकि एशिया में चीन कुछ करना चाहता है। एशिया में चीन कुछ करना चाहता है, और उसमें सहमति हुआ, जो एक विश्व बैंक की तरह एक संस्था बनाया जाए, बैंक के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से और संस्था के माध्यम से। उसमें जो बाइडेन साहब ने कहा कि हम 300
बिलियन डॉलर हम देंगे, जर्मनी भी देगा $200 और फ्रांस भी देगा, और बहुत सारे देश इसमें एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था विश्व को बचाने के लिए, और चीन का जो कर्जा कोई देश लिया है उससे उसको उबारने के निकालने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जो सराहनीय ही नहीं है, स्वागत योग्य है। और वह कंपनी के माध्यम से सभी देश अपने अपने कंपनी के माध्यम से किसी भी देश में व्यवसाय करेंगे, और उस कंपनी पर उसी देश का हिस्सा होगा, जो अधिकार होगा जो जिस देश का कंपनी है। उसी के तहत भारत में भी $600 मिलियन का निवेश हुआ है। विश्व की अनेक कंपनियों को जो भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा ही, लेकिन लाखों लाख लोगों को नौकरियां होंगी, और चीन का जो सामान हम उपयोग करते हैं उसको प्रतिबंधित किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। विश्व की और कंपनियां अपना व्यवसाय करेगी, और वह किसी भी देश जिस देश में जाएगा उसका देश का स्वामित्व नगण्य हो, उसका शेयर होगा थोड़ा सा। यह चीन के विस्तारवादी नीति को काट करने के लिए जो बाइडेन साहब का प्लान है वह स्वागत योग्य ही नहीं है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर के मुताबिक है, जो विश्व के किसी भी देश का अगर आर्थिक संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो उसको निकालने का एक रास्ता होना चाहिए, जो आर्थिक मदद के साथ साथ उसे अन्य सुविधाएँ भी दी जा सकती है। चीन इसी तरह से अपना व्यवसाय करता था, और 100 देशों में अब चीन पर प्रतिबंध लगाते हुए जो बाइडेन साहब और G7 के सभी देशों ने यह सर्वसम्मति से यह फैसला किया, जो यह इस ढंग का एक बैंक के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से, और जो भी संस्था बनाया जाएगा उसके माध्यम से इतने $1000 का व्यवस्था होगा, जो जैसे श्रीलंका को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, और छोटे छोटे देश को, और चीन का जो विस्तारवादी नीति है उसके विरुद्ध में G7 और छोटे छोटे देश उनका सहयोग लेकर के चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना है। चीन का व्यवसाय नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। अगर व्यवसाय उसका देश में होता है किसी भी देश में, तो वहाँ की सरकार पर भी वह अधिकार जमा लेता है, वह उसके आंतरिक हिस्सों में दखलंदाजी करता है। श्रीलंका में जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी समय श्रीलंका में भी बम फूटा था कई एक जगह, और 200-400 लोग मर गए थे। उसका रिपोर्ट आया और क्या हुआ, लेकिन अंत में वह रिपोर्ट पाकिस्तान और चीन का ही उसमें हाथ था। वह क्योंकि सरकार उसके कर्जे पर पल रहा था, इसलिए वह ज़्यादा आवाज़ देकर के नहीं बोल सकता था, लेकिन आज उसका आर्थिक दिवालियापन निकल गया है। इसको बचाने के लिए विश्व की एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के साथ एक सुदृढ़ सैन्य क्षमता होना चाहिए, जो चीन हो या रूस हो या यूक्रेन हो या किम जोंग हो, जो वह धमकी देता है हम विश्व को परमाणु बम से उड़ा देंगे, वह उसके कहने की जो क्षमता है उसको ही समाप्त करने पर जो बाइडेन साहब का सोच है, उसका आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा चीन का, जो वह कभी बोल नहीं सकेगा कि हम परमाणु बम छोड़ेंगे। वैसे उसके पास में कुछ है नहीं, उसके पास में कुछ है नहीं। 14 देशों से उसका सीमा लगता है। 14 देश में भारत भी आता है, जापान भी आता है, ताइवान भी आता है, वियतनाम भी आता है। किसी भी देश से वह आज तक नहीं लड़ा है। रूस भी लड़ा,
रूस से भी उसका सीमा लगता है, लेकिन रूस को भी तो कभी कभी धमकी दे देता है, लेकिन जब ये इसके सेना तक पहुंच जाती है कभी कभी, जब उसका सेना रूस का उठता है उसके सैनिक भाग जाते हैं, चीन के सैनिक। वह उसके चीन का विस्तारवादी नीति को तोड़ने के लिए उसके व्यवसाय को तोड़ना अति आवश्यक है, और उसके व्यवसाय को तोड़ने के बाद उसके सैन्य क्षमता को परखना आवश्यकता है। इसके लिए जिस तरह से दुनिया को बर्बाद करने के लिए चीन ने कोरोना का इजाद किया, उसमें क्या सफलता मिली क्या असफलता मिली, लेकिन दुनिया ने समझ लिया जो चीन किस तरह का देश है। चीन मानवीय मूल्यों के आधारित पर प्रजातंत्र के विपरीत मानवता के विरुद्ध वह कार्य करता है। वह चाहे स्वास्थ्य संगठन हो या आर्थिक मंच हो या मानवीय विकास के मूल्यों पर वह कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। और किस तरह से चीन में युवा मुसलमानों पर हमला होता है, किस तरह से उसके अन्य प्रजातांत्रिक आंदोलन जो चलाता है जो संगठन, उस पर कुछ तरह से क्रूरता करती है। 1989 में भी यह देखा गया था। 1989 में भी यह देखा गया था किस तरह से प्रजातंत्र के समर्थकों को हजार को गोलियों की छलनी से सेन चौक पर, चीन के सेन चौक पर उस पर गोलियों से वर्षा कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से चीन एक क्रूरता का परिचायक है। वहाँ का शासक जो भी होता है वह क्रूरता का परिचायक होता है, वह क्रूरता के साथ शासन करना जानता है। आज उसी का एग्जाम्पल है शी जिनपिंग साहब। शी जिनपिंग साहब की विस्तारवादी नीति, उसके सोच और उसकी जो मिसाइल सिस्टम है, उसका जो नया परीक्षण करके वह दिखाता है दुनिया को, उसके भय से बचाने के लिए जो बाइडेन साहब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कंधा पर हाथ दे करके दुनिया को भरोसा देते हैं। जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति जो मजबूत और स्वस्थ सबल हैं, और भारत का प्रधानमंत्री और G7 का सभी देश अगर एक सहमत से काम करते हैं, एक पारस्परिक और प्रेम और सौहार्द के साथ काम करते हैं, तो चीन का विस्तारवादी नीति बीजिंग वह उसकी राजधानी उसके देश तक में वह चीन से बाहर नहीं निकलेगा। वह उसका नीति उसी के देश में रह जाएगा। वह तिब्बत की सीमा के अंदर चला जाएगा, तिब्बत का सीमा पार नहीं करेगा। इसके लिए जो बाइडेन साहब का जो सोच है और भारत का जो $600 मिलियन का निवेश कंपनी के माध्यम से करना है, इसके लिए हम जो बाइडेन साहब को धन्यवाद देते हैं। उनका सोच विश्व में एक शांति, सौहार्द और आपसी प्रेम के साथ साथ चीन की विस्तारवादी नीति का तोड़ करने की उसको सीमित करने के लिए यह एक अच्छी नीति है, जो हम इसका स्वागत करते हैं। जो बाइडेन साहब के पहले भी ट्रंप साहब थे, वह भी यही करते थे, लेकिन वो समय उन्होंने तो लेकिन जो बाइडेन साहब उम्र के दहलीज पर भी हैं, लेकिन उनका सोच बहुत ऊंचा है और अच्छी है। अच्छी उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा के वे एक प्रतिबिंब माने जाते हैं, और इसीलिए चीन का किस तरह से उसका आपने देखा होगा, किम जोंग ने एक मिसाइल का टेस्ट करके दुनिया को डराता था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने दक्षिण कोरिया के साथ 8 मिसाइल का परीक्षण एक दिन में ही करके दिखा दिया कि हम छोटे छोटे मिसाइल परीक्षण से नहीं डरते हैं, दुनिया को नहीं डरने देंगे। और चीन को यही समझाने के लिए जो बाइडेन साहब का नीति स्वागत योग्य है, और भारत का उनके साथ सहयोग अति आवश्यक है। धन्यवाद।